जिंदगी के सफ़र में कभी चलते चलते हम सफ़र का साथ छूट जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या रीमैरिज इसका आंसर है? क्या वो इंसान आपकी फैमिली को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या आपकी फैमिली उस नए इंसान को एक्सेप्ट कर पाएगी? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब ढूंढते हुए मेरी ये नई कहानी ज़िंदगी के पन्नों से, जिसका नाम है हमसफ़र। मैं आरवी। अपनी 16 साल की उम्र में मैंने अपने पापा की एक भी झलक नहीं देखी। मेरी ज़िंदगी में दो ही लोग सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और वही दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, मेरी मम्मा और मेरी नानी। मेरी मम्मा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी और मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और प्यार देने की कोशिश। मेरी मम्मा ने बैंक में क्लर्क की जॉब से शुरुआत की और वो आज ब्रांच मैनेजर हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू मामा। और नानी, वो तो जैसे मेरे बचपन की सहेली हैं। हर शाम जब तक आधा घंटा उनसे फ़ोन पर बात नहीं होती, मेरा तो दिन ही नहीं कटता। सबसे अच्छी बात यह है कि सैटरडे और संडे हमारा हाउस बन जाता है नानी हाउस, क्योंकि नानी का वीकेंड हमेशा हमारे घर में ही होता है। और आज सैटरडे है। डिनर टेबल पर नानी और मम्मा से पेट भर के बातें की और अब बारी है मेरे फेवरेट टाइम की। माई डायरी माई लाइफ, ये है टाइटल मेरी डायरी का, जो रोज़ रात को मैं कमरे में अकेले बैठकर लिखती हूँ। इसमें मैं अपने पूरे दिन का और दिल का हाल लिख डालती हूँ। बस अभी पेन और डायरी उठाया ही था और हमेशा की तरह मम्मी मेरे लिए हॉट कॉफ़ी लेकर आ गई। पर आज उनका चेहरा कुछ अलग सा लगा, जैसे कोई पहेली बुझा रही हो। आज वो कॉफ़ी रखकर गई नहीं, बल्कि मेरे पलंग पर मेरे साथ आकर बैठ गई। फिर प्यार से मेरे बालों में उंगलियां सहलाते हुए बोली, आरवी, आज मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगी। मैंने पूछा, पापा के बारे में कोई बात है? मम्मा बोली, नहीं, उनके बारे में तो तुम्हें सब पता ही है। तुम्हें पाने से पहले ही मैंने उन्हें खो दिया था, एक रोड एक्सीडेंट में। तुम मेरे पेट में ही थी और वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑफिस से जल्दी लौट रहे थे और रास्ते में ही। कहते कहते आज 16 साल बाद भी माँ की आंखें फिर भर आई। मैंने इस हादसे के बारे में नानी और मम्मा से इतना सुन रखा था, मानो मैंने उस पल को जिया हो। मम्मा का दर्द मेरी आंखों में भी उतर आया और मैंने मम्मा को गले लगा लिया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मम्मा बोली, जो बात आज मैं तुमसे करना चाह रही हूँ उसका ताल्लुक हमारे आज से है। इसके बाद मम्मा के कांपते होंठों से जो शब्द निकले उसने मेरे होश उड़ा दिए। मम्मा बोली, मेरी ज़िंदगी में कोई है और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो। अगर तुम उन्हें पसंद करती हो तो हम उन्हें तुम्हारे पापा की जगह दे सकते हैं। इससे पहले कि मम्मा कुछ और बोले, मैंने चिल्लाकर एक ही शब्द में अपना जवाब दे दिया, नो। मम्मा बोली, आरवी, बच्चे, मेरी बात तो सुनो बच्चे। मैं उन्हें कई सालों से जानती हूँ और वे बहुत ही नेक और फ्रेंडली इंसान हैं। उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर ऊंची आवाज़ में कहा, उन्हें मुझे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो कौन होते हैं मुझे एक्सेप्ट करने वाले? मैं उन्हें रिजेक्ट करती हूँ। और हाँ, जो ये आप उन्हें कई सालों से जानती हैं, इसका मतलब आप उनके साथ कई सालों से घूम रही थी। ये जो आप हर सैटरडे संडे 2-2 3-3 घंटे मुझे नानी के पास छोड़कर गायब रहती हैं, यू वर स्पेंडिंग टाइम विद हिम। आप मेरे साथ धोखा कर रही हैं मम्मा। जो टाइम आपको अपनी बेटी को देना चाहिए था, वो आप एक अनजान आदमी के साथ घूम फिर कर बिता रही थी। इतना सुनना था कि मम्मा का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से या शर्म से मुझे नहीं पता, और वह तेज कदमों से कमरों से बाहर निकल गई। तभी मुझे नानी की आवाज़ सुनाई दी, जो मम्मा से कह रही थी, मैंने तुझे पहले ही कहा था, वो नहीं समझेगी तुझे उससे सलाह लेनी ही नहीं चाहिए थी। यह सुनते ही मैं तो तिलमिला ही गई। मैंने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और तकिए में मुंह डालकर रोने लगी। जाने रोते रोते कब रात की मदहोशी ने मुझे अपने आगोश में ले लिया और मैं सो गई। अगली सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई तो देखा कमरे में धुंधली धुंधली सी रोशनी आ गई है और खुली खिड़की हवा के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से ठक ठक कर रही है, जैसे मेरी धड़कनों की चाल से चाल मिला रही है। मन में भारीपन और दिमाग में कई सवाल लेकर मैं मम्मा के कमरे में चली गई। मैंने देखा मम्मा सो रही थी और नानी पाठ कर रही थी। मैं दोनों घुटनों में अपना मुंह छिपाए चुपचाप सोफे पर बैठ गई।
अचानक कब नानी मेरे पास आ गई और बोली, आरवी, तुम्हें अपनी मम्मी को समझना चाहिए। मैंने पूछा, नानी क्या आप सब जानती थी? नानी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारी मम्मा ने बहुत मुश्किल से ज़िंदगी का ये सफ़र अकेले गुजारा है और अब उसे कोई हम सफ़र मिल रहा है तो उसका हाथ थामने दो उसे, वो बहुत अकेली है बेटा। मैंने नानी की गोद में सर रखते हुए कहा, अकेली क्यों? आप और मैं हैं ना मम्मा के साथ। वैसे भी मैंने तो आप दोनों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना है और मैं कभी भी आप दोनों का साथ नहीं छोड़ूंगी। नानी बोली, मैं जानती हूँ, पर जो कमी तुम्हारी मम्मा के जीवन में है वो हम दोनों मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। तुम एक बार उस आदमी से मिलकर तो देखो, उसके बाद डिसाइड करो। मैं थोड़े ऊंचे स्वर में बोली, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। मैं अपनी मम्मा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी आवाज़ से मम्मा की नींद भी खुल गई और वह हैरान नज़रों से नानी और मुझे देखने लगी। मम्मा की आंखें लाल और सूजी हुई थी, जो उनकी बोझिल रात को साफ बयां करती थी, पर मैंने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपना आखिरी फैसला सुना दिया। मम्मा को डिसाइड करना होगा कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे या उस आदमी से। मम्मा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मेरे बच्चे, इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तपाक से कहा, तो आज के बाद हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नानी जैसे अपनी नज़रों से मुझे कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपने कमरे में आ गई। इस वाकया के बाद घर में कुछ अजीब सी शांति छा गई। नानी जा चुकी थी, मैं और मम्मा अजनबियों जैसा व्यवहार कर रहे थे। हमारा घर और दिल दोनों ही जैसे जज्बातों से खाली हो चुके थे, इतने खाली कि जब रात को डायरी लेकर बैठती तो उसमें लिखने को मेरे पास कुछ न होता। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मम्मा और मैं फिर से फ्रेंड्स बन गए, पर अब की बार बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन पाए, क्योंकि 19 साल की आरवी ने अपने कॉलेज में दोस्तों की एक नई दुनिया बना ली थी और एक प्यारा सा अलग सा बेस्ट फ्रेंड भी, मैं और अर्नव। नाम भी मिलता जुलता है ना? और हम दोनों की बात करने की पहली वजह भी यही थी, हमारा नाम। हमारी दोस्ती में कुछ अलग ही कशिश थी। अर्नव के साथ कैंटीन की कॉफ़ी का टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता, लाइब्रेरी के पढ़ने में भी मज़ा आता, और यहाँ तक कि कॉलेज से घर का सफ़र कैसे ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता। अर्नव और मेरी दोस्ती के बारे में मम्मा भी सब जानती थी, पर उसकी गहराई का अंदाज़ा मम्मी को तो क्या, शायद मुझे भी नहीं था। मैं ऐसा महसूस करने लगी मानो अर्नव से पहले कोई ज़िंदगी थी ही नहीं और उसके बिना आगे तो कोई ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। मेरी डायरी का हर पन्ना उसके नाम से शुरू होता और उसी के नाम पर खत्म। ये सिलसिला उस दिन टूटा जिस दिन अर्नव को मैंने अपने दिल की बात बताने की सोची। उस दिन शायद कुछ अलग सा तैयार होने का मन करा। मैंने आंखों में गाढ़ा सा काजल और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई। कम से कम 5 बार खुद को आईने में निहारा। बस फिर क्या, मन में ढेर सारे अरमान और थोड़ी सी घबराहट के साथ जल्दी ही मैं कॉलेज पहुंच गई और सीधा अर्नव को खींचकर कैंटीन में ले गई। अर्नव, अरे बाबा क्या हुआ? आज क्या इतना स्पेशल है जो फर्स्ट पीरियड मिस किया जा रहा है? मैंने अर्नव को चुप होने का इशारा किया और 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। फिर धीरे से अर्नव का हाथ पकड़ते हुए और 2-3 लंबी सांसें लेते हुए मैंने अर्नव से कहा, आई लव यू। इतना कहते ही अर्नव ने कस के मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और कहा, बस इतनी सी बात, इवन आई लव यू एंड यू नो दैट। जब तक मैं अर्नव का रिएक्शन समझूं, हमारी कॉफ़ी टेबल पर आ गई थी और अर्नव ने बड़े प्यार से कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, मुझे पता था आरवी, तुम किसी न किसी दिन मुझसे ऐसा कहोगी और मैं ये भी जानता था कि मुझे तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा। क्या समझाना मुश्किल होगा? मैंने पूछा। यही कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बट एक फ्रेंड की तरह। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई लाइक यू द मोस्ट, बट जिस प्यार की एक्सपेक्टेशन तुम मुझसे कर रही हो, शायद वो नहीं। शायद या पक्का? मैंने पूछा। अर्नव ने टालना चाहा। मैंने फिर पूछा, अर्नव शायद या पक्का? अर्नव ने कहा, पक्का। यही सुनना था कि एक ही झटके में वहाँ से उठी और तेज़ कदमों से कॉलेज से निकलकर सीधा अपने घर के कमरे में कब और कैसे पहुँची मुझे कुछ याद नहीं। बस जब आईने में खुद को देखा तो आंसुओं के साथ काजल भी बह चुका था। गालों पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी काली लकीरें और आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी।
आज मुझे मेरा चेहरा, मेरा अक्स, मेरा वजूद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार तो ज़ोर ज़ोर से रोने को, चिल्लाने को जी कर रहा था, पर मैंने अपनी डायरी उठाई और सोचा कि अपना सारा दर्द इस डायरी में लिख डालूं। पर तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन अर्नव का था। फ़ोन पर उसका नाम देखते ही मैंने फ़ोन और डायरी दोनों ही गुस्से में फेंक दिए। शाम को जब मम्मा घर आई तो मेरा मूड ऑफ देखकर पूछने लगी, पर मैंने सिर दर्द का बहाना बनाकर उनके सभी सवाल टाल दिए। अगले दिन से कॉलेज जाना एक सज़ा सा लगने लगा। अर्नव का बार बार मुझे मनाना और मेरा उसे इग्नोर करना रोज़ का नियम सा हो गया था। उसने कई बार कोशिश की मुझे समझाने की कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, पर मुझे उससे ज़्यादा आसान लगा उससे दूर चले जाना। इसी वजह से मैंने कॉलेज से एक लॉन्ग लीव ले ली और मम्मा से कहा कि मैं स्टडी लीव पर हूँ। पढ़ाई के बहाने में सारा दिन अपने कमरे में बिताने लगी, पर मैं दर्द से लड़ने की जगह दर्द के साथ जीने की आदत डाल रही थी और ये दर्द मुझे अंदर से खोखला करता जा रहा था। मुझे, मेरे रिश्तों को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे हर पल को। मुझे लगा अर्नव को खुद से दूर करने के लिए मैंने खुद को नानी से और मम्मा से भी दूर कर लिया और यहाँ तक कि अपनी डायरी भी लिखना छोड़ दी। ना जाने कैसे एक दिन मैंने अपना फ़ोन उठाया और नानी का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही नानी ने हेलो बोला, मैंने रो रो कर अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया और जैसे बचपन में नानी मुझे चुप कराया करती थी, उसी लाड प्यार से आज भी नानी मुझे चुप होने को कह रही थी। फिर धीरे धीरे नानी मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, पर नानी की एक भी बात मेरे दिल तक नहीं पहुंची। जी चाह रहा था कि फिर से छोटी सी आरवी बन जाऊं और नानी को गले लगाकर खूब रोऊं। जिस तरह बचपन में नानी मेरी हर जिद पूरी करती थी, आज भी मुझे वो काश कहीं से मेरा अर्नव ला के दे दे। मैं कुछ समझना नहीं चाहती थी। तब नानी ने मुझे एक सलाह दी, आरवी मेरी मानो तो तुम एक साइकेट्रिस्ट से मिल लो। नानी ये क्या कह रहे हो आप? मैंने पूछा। कई बार जो दर्द हम अपने अपनों के साथ नहीं बांट सकते, वो हम किसी तीसरे से कह पाते हैं और यहाँ तक कि हम उनकी सलाह भी मान लेते हैं, नानी ने मुझे समझाया। पर नानी, किसी को पता चला तो? मम्मा को? मैं तो बिल्कुल नहीं बताना चाहती उन्हें, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी, नानी ने कहा। पहले तो साइकेट्रिस्ट को अपना सही नाम मत बताना और दूसरा किसी कोचिंग या ट्यूशन के बहाने वहाँ चली जाना। और रही बात तुम्हारी मम्मा की, उन्हें मैं संभाल लूँगी, उसे कभी भी नहीं पता चलेगा। मुझे तो बस अपनी हंसती खेलती आरवी वापस चाहिए। ना जाने क्यों, पर मैं नानी की बातों में से कन्विंस हो गई। मैंने नानी के बताए हुए साइकेट्रिस्ट का अगले दिन का अपॉइंटमेंट भी ले लिया। अगले दिन ठीक 4 बजे मैं डॉक्टर अनिल वाधवा के क्लिनिक पर थी। आंखें हल्की भीगी, मन में अजीब सी घबराहट और दिमाग में अर्नव के ख्यालों के कई धागे बुनते हुए मैं वहाँ बैठी ही थी कि असिस्टेंट ने 3 बार सोनाली का नाम पुकारा और अचानक मुझे ध्यान आया, अरे इसी नाम से ही तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की है, शायद वो मुझे ही बुला रही है। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए उठी तो उसने पूछा, आप हैं सोनाली, आप अंदर जा सकती हैं। मैं मुंह नीचे किए धीरे कदमों से डॉक्टर के कमरे में चली गई। तभी एक खुशनुमा आवाज़ ने मुझे नज़रें उठाने पर मजबूर किया। हेलो एंड वेलकम सोनाली, आई एम योर डॉक्टर कम फ्रेंड अनिल वाधवा, हैव अ सीट। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गई और उन्हें देखने लगी। 45 के आसपास की उम्र लग रही थी। अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी स्मार्ट व फिट लग रहे थे वह मुझे खामोश देखकर वह बोले, बेटा आप मुझसे खुद ही कुछ शेयर करना चाहते हैं या आप चाहें तो मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। मैं अब भी खामोश थी। तब उन्होंने कुछ औपचारिक सवालों से सिलसिला शुरू किया, जैसे मेरी उम्र, मेरे शौक़, मेरी स्टडीज़, मेरा रूटीन। और करते करते जब उन्होंने मेरे दोस्तों के बारे में पूछा तो ना जाने कहाँ से आंखों से आंसुओं का सैलाब सा टूट पड़ा, जिसने मेरे दर्द की सारी कहानी बयां कर दी। पर होठों से मैं सिर्फ अर्नव का नाम ही बता पाई। अगले दिन फिर ट्यूशन के बहाने में उनसे सेशन लेने गई। आज घबराहट कुछ कम थी, पर दर्द उतना ही गहरा। मैंने उनसे अर्नव के बारे में खुल के बात करी। 8-10 सेशन के बाद तो मानो ऐसे लगने लगा वो मेरे सबसे करीबी दोस्त हों। जैसे मैं डायरी में हर बात लिख सकती थी, ठीक उसी तरह डॉक्टर अनिल मेरे लिए एक कोरा पन्ना थे, जिसे मैं अपने मन की हर बात कह सकती थी। कहने को तो वो उम्र में हमसे काफ़ी बड़े थे, पर जैसे हमारी जनरेशन के बारे में उन्हें सब कुछ पता था।
जाने अनजाने डॉक्टर के इन सेशन में मैंने ज़िंदगी की कई अहम बातें सीख ली थी। जैसे ज़िंदगी साथी के बिना भी गुजारी जा सकती है, लेकिन अगर इस सफ़र में कोई हम सफ़र हो तो ये सफ़र खुशनुमा हो जाता है, ख़ास तौर पर जब वो आपको दिल से चाहे और आपके हर जज्बात को समझे। और अब धीरे धीरे मुझे ये समझ आ रहा था कि अर्नब वो हम सफ़र नहीं है। साथ ही एक दबा दबा सा गिल्ट भी मन में रह रह कर उभर रहा था कि मम्मा के जीवन में अधूरेपन की वजह मैं हूँ। 16 साल की आरवी मम्मा के जिस दर्द को समझ नहीं सकी थी, आज उसी दर्द को महसूस कर पा रही थी ये 19 साल की आरवी। डॉक्टर अनिल जितना अर्नब की प्रॉब्लम को सुलझाते जा रहे थे, मैं उतना ही अपने गिल्ट में उलझती जा रही थी। अब जब भी मम्मा को देखती तो उनकी आंखों में एक सूनापन सा दिखाई देता। होठों पर मुस्कुराहट तो थी, पर हंसी में झनकार नहीं थी। वो जिंदगी जी तो रही थी, पर जीने की उमंग खो गई थी। ये सब इतने सालों में मुझे क्यों नहीं दिखा? क्यों मैं ये जान नहीं पाई कि मैं उनकी साथी तो हूँ, पर उनकी हमसफ़र नहीं। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने नानी को फ़ोन किया और उसके बारे में पूछा, वही जिसे मम्मा कभी अपना हमसफ़र बनाना चाहती थी। नानी ने मुझे उसका नाम और फ़ोन नंबर दे दिया। तब ऐसा लगा उलझनों के बादल छट गए हों और ज़िंदगी में एक नई रोशनी मिल गई। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। अगले दिन डॉक्टर अनिल के साथ मेरा लास्ट सेशन था। आज मेरे चेहरे पर घबराहट नहीं, मुस्कुराहट थी। दिल में डर नहीं, उमंग थी और हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता। जैसे ही मैं उनके कैबिन में दाखिल हुई, अपने प्यारे से अंदाज में उन्होंने मुझसे पूछा, कैसे हो बच्चे? पर आज मेरा अंदाज कुछ नया था। मैं उनके पास गई और अपने दोनों घुटनों पर बैठकर गुलदस्ता उनकी ओर करते हुए मैंने कहा, मैं आरवी शर्मा, मनीला शर्मा की बेटी, आपका हाथ मांगती हूँ अपनी मम्मा के लिए। क्या आप मेरी मम्मा के हमसफ़र बनेंगे? मेरी हकीकत जानकर और मेरा सवाल सुनकर 2 पल के लिए वो जाने कहाँ खो से गए। कुछ देर वो मुझे यूं ही देखते रहे और फिर मेरे हाथों से गुलदस्ता ले लिया और मेरा माथा चूमकर अपने फैसले की मुहर लगा दी। बस ज़िंदगी के पन्नों से चुराई हुई ये थी मेरी एक और कहानी।